नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं हमास इजराइल जंग पर हमारा खास शो। उत्तरी गाजा खाली करने का वक्त खत्म हो गया है। इजराइल ने आज 3 घंटे का वक्त दिया था, जो भारतीय समय के मुताबिक शाम 4 बजे खत्म हो गया। इजराइल ने गजा में रहने वाले लोगों को उत्तरी गजा खाली करके दक्षिण की तरफ चले जाने के लिए कहा। इससे पहले भी इजराइल ने उत्तरी गजा को खाली करने की चेतावनी दी थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तरी गजा में रहने वाले 11 लाख लोग दक्षिण गजा की तरफ पलायन कर गए हैं या अभी भी बने हुए हैं? अगर उत्तरी गजा अब तक लोगों ने खाली नहीं किया तो इजराइल अब क्या करेगा? क्या कोई और अल्टीमेटम देगा या फिर जमीन पर इजराइल की यह कार्रवाई शुरू हो जाएगी? आज जंग का 9वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीतेगा इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जाएगा। ऐसे में क्या आतंकी संगठन हमास को खत्म कर देगा इजराइल? तो आज कई सवाल होंगे, इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल का गजा को दिया गया जो अल्टीमेटम था, शाम देखिए भारतीय समय से अगर आप देखें शाम 4 बजे वो वक्त वो समय खत्म हो चुका है। इजराइल ने कहा था कि 3 घंटे हम दे रहे हैं, जो गाजी का हिस्सा है वो आप खाली कीजिए, दक्षिण की तरफ जाइए। लेकिन क्या वो एरिया खाली हो चुका है? क्या अगर वहां लोग होंगे तब भी इजराइल वहां पर हमला करेगा? अब आगे इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, हमास की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है और ये युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये आगे हम समझेंगे। लेकिन उत्तरी गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल है। इजराइल ने सीधे तौर पर कह दिया कि जो भी हमास ने किया इजराइल के अंदर घुसकर लोगों के साथ, उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। और इसका जवाब तो यही है कि हमास को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। उनके कमांडर को ढेर किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, साथ ही साथ जो ठिकाने हैं हमास के उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो लोग रहते हैं वहां पर उनको वो चेतावनी दी गई थी। करीब 20 लाख लोग आपको बता दें इस जगह पर रहते हैं गजा में, और इनको शिफ्ट करने की बात कही गई। अब ये अचानक से आपको 3 घंटे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप अपना घर, अपना साजो सामान लीजिए और यहां से चले जाइए, क्या ये मुमकिन है? क्या ये लोग कर पाएंगे? और जाएंगे तो जाएंगे कहां? ये कई बड़े सवाल हैं। आशुतोष हमारे साथ है क्योंकि आज तक की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और पल पल की अपडेट वहां से आप तक पहुंचा रही है। आशुतोष लगातार वहां पर बने हुए हैं। आशुतोष, ये 3 घंटे का अल्टीमेटम जिसमें लोगों से कहा गया आप छोड़कर दूसरी जगह चले जाइए, क्या लोग पूरे तरीके से चले गए हैं या लोग अभी भी हैं? क्या ये इतना आसान है कि आप 3 घंटे का समय दीजिए और लोग चले जाएं छोड़कर? दरअसल समय सीमा तो आज सुबह ही खत्म हो गई थी, क्योंकि पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन दरअसल क्या है कि आईडीएफ को ये जानकारी मिली कि हमास के जो संगठन है वो तमाम लोगों को दरअसल जाने नहीं दे रहा, उनके लिए रास्ते रोक रहा है, उनके लिए बाधाएं बन रहा है। मैं इस समय गजा की बिल्कुल सीमा पर हूं। अगर मैं ये कहूं कि इस डायरेक्शन में सिर्फ 3 किलोमीटर आगे जाकर के गजा में प्रवेश होगा और जहां मैं हूं ये आखिरी बेस कैंप है। तो ये वो मौका है जब ऑफिसर्स और जवान एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं। यही बेस कैंप है, यहीं से इनका असलहा, रसद, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, इतनी संख्या में मैंने टैंक देखे हैं। एक और जानकारी दे दूं, मैं जिस ऑफकम में हूं यहां अभी अभी एक आतंकी के घुसपैठ की जानकारी मिली है। तो मैं जिस पॉइंट पर था मुझे नहीं पता कि ऑफकम है, और वहां अचानक से मुझे तुरंत गाड़ी घुमा करके जाने के लिए वापस कहा गया। और ऑफिसर ने कहा यहां उतरना भी नहीं है क्योंकि स्नाइपर हो सकता है, वो कहां से गोली मारेगा ये नहीं पता। और आप जिन लोगों को देख रहे हैं इनके चेहरे पर कुछ देर की मुस्कान जरूर है, लेकिन ये कितने देर की है कोई नहीं जानता, क्योंकि इनमें से कौन जाए, जैसे ही सरहद पर जाएगा कौन वापस लौटेगा, कौन जिंदा लौटेगा, कौन ताबूत में लौटेगा, ये भी कोई नहीं जानता। ये स्थिति है और इसीलिए आप समझिए कि इस समय इजराइल की सेना के लिए भी विकट परिस्थिति है। इसी बेस कैंप पर दरअसल पीछे आर्मर्ड व्हीकल, टैंकर्स और बड़ी संख्या में इजराइल के सैनिकों का जो स्पेशल फोर्सेस है उनका जमावड़ा है। हालांकि ऊपर हवा में लगातार फाइटर जस्ट मंडरा रहे हैं और अब से 7 मिनट पहले एक और रॉकेट का, और आपको ये बताऊं ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं इनके ठीक पीछे इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी लगाया हुआ है, जहां से अब तक रिटेलिएशन हो के लिए आगे एडवांसिंग के लिए, क्योंकि एक बड़ा हंटिंग ऑपरेशन यहाँ से, मैं आपको गजा की सीमा दिखाता हूँ लाइव तस्वीरों में। ये जो गाड़ी के पीछे आप पीछे की लाइन देखें, दरअसल वो गजा शहर है और यहाँ से खुला टेरेन है। और ये वो शहर है जहाँ नोवा फेस्टिवल चल रहा था। रेम का जो इलाका है यहीं पर वो नोवा फेस्टिवल चल रहा था। और ये देखिए, ये खुले टेरेन से आप समझ सकती हैं कि कितना आसान था। ये है गजा, और गजा से जैसे ही आदमी आया उनके ग्लाइडर यहाँ पर उतरे और लोग यहाँ पर जश्न मना रहे थे, और तब तक वो जश्न जो है मातम में बदल गया, गोलियों के साथ भून दिया गया लोगों को। और आप उसी जगह पर ये आर्मर्ड आज तक लगातार आपको युद्ध के मोर्चे से पल पल की खबर और तस्वीरें दिखा रहा है। गरजती तोपों और आसमान से बरसती मिसाइलों के बीच आज तक संवाददाता मैदान में डटे हुए हैं। संवाददाता गौरव सावंत की आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
दक्षिणी इजराइल का सिदरोत इलाका लगातार हमास आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। 9 दिन पहले जब आतंकवादी यहां पर आए थे तो उन्होंने सिदरोत को निशाना बनाया था। यहां पर बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून दिया था और आज एक बार फिर सिदरोत को निशाना बनाया जा रहा है। हमास के रॉकेट लगातार यहां पर गिर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में और इसीलिए यहां की सरकार ने, इजराइल की सरकार ने सिदरोत से लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए आदेश दे दिया है। जो लोग अपने आप जा सकते हैं वो अपने आप जा रहे हैं, जो अपने आप नहीं जा सकते सरकार ने उनके लिए इस तरह की बसों का इंतजाम किया है कि इस तरह की बसों में वो यहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। सिदरोत को लगातार हमास के आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। आज हमास के आतंकवादी गतिविधि घटना के एक हफ्ते बाद, 8 दिन बाद भी यहाँ पर बमबारी लगातार जारी है। यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक रॉकेट अटैक हुआ भी था और इसीलिए अब यहाँ बसों में लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है। अगर आप हर ओर नजर दौड़ाएं कि लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ तक आए हैं। ये सिदरोत का स्कूल है और स्कूल में अपनी गाड़ियों को छोड़कर सरकार उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। इन सभी लोगों को यहाँ से सेंट्रल इजराइल यानी मध्य इजराइल के कुछ इलाकों में, कुछ को टेल अवीव में, कुछ को जेरूसलम में और कुछ को आसपास के इलाकों में ले जाया जा रहा है। क्योंकि चाहे सिदरोत हो, नोविटोत हो, एश्कलोन हो, आसपास के और इलाके हो, वो लगातार हमास की शेलिंग की जद में है। और इजराइल की सेना अब जब गाजा पट्टी में घुसेगी तो उसे अंदेशा इस बात का है कि जिस तरह से वो गाजा पट्टी को निशाना बना रहे हैं वैसे ही वहां से लोग सिदरोत को और एश्कलोन को निशाना बनाएंगे और बहुत तेजी से यहाँ पर भारी बमबारी होगी और इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है। लेकिन आज तक ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है और हम सिदरोत और एश्कलोन से लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं जो लेटेस्ट यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। गौरव सावंत, सिदरोत, दक्षिणी इजराइल, आज तक। गौरव सावंत, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे वो इस वक्त लाइव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहां की स्थिति बताएंगे। गौरव, फिलहाल क्या है? क्योंकि देखिए उत्तरी ये जो इलाका जिसको खाली करने की बात कही थी, 11 लाख लोग रहते हैं। कैसे ये चेतावनी आगे बढ़ाई जाएगी? सब निकल गए हैं, आगे की क्या प्लानिंग, क्या तैयारी इजराइल की दिख रही है? इजराइल की तरफ से अगर देखा जाए तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने सैनिकों को कहा कि आज तुम असली जंग के लिए तैयार हो, तो अब से चंद घंटों या मैक्सिमम 24 से 48 घंटों में यही कहा जा रहा है कि असली जंग शुरू हो जाएगी, जिसमें इजराइल की सेना कई मोर्चों पर एक साथ गाजा पट्टी में दाखिल होगी और वहां दाखिल होने से पहले वो पूरी तरह से उन इमारतों को ध्वस्त कर देना चाहते हैं जिनकी छतों से हमास के आतंकवादी उनके हेलीकॉप्टर्स को या टैंकों को निशाना बना सकते हैं। साथ ही साथ उस तरह के बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बंकर बस्टर्स उन्हें कहा जाता है जो जमीन पर लगकर नहीं फटते हैं बल्कि तेजी से जमीन को भेद देते हैं और उसके बाद जाके फटते हैं। तो बंकर बस्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा जानकारी आ रही है। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि इजराइल की सेना ने नहीं की है कि वो बम ऐसे हो जो सुरंगों के जाल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे ताकि उन सुरंगों का इस्तेमाल हमास के आतंकवादी ना कर सके। इजराइल की सेना के मुताबिक उनको एक लक्ष्य दिया गया है कि अब जब ये ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू होगा, यानी जब ग्राउंड फोर्सेस अंदर घुसेंगी गाजा पट्टी में, कई तरफ से एक साथ घुसेंगी, हवाई हेलीकॉप्टर्स के जरिए अंदर घुसेंगी, टैंक्स के जरिए, बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए अंदर घुसेंगी और समुद्र के रास्ते से भी अंदर घुसेंगी, हर तरफ से अंदर घुसेंगी ताकि हमास के आतंकवादियों के पास भागने का कोई मार्ग ना बचे। क्योंकि उनकी कोशिश ये नहीं है कि आतंकवादी भाग जाए, उनकी कोशिश ये है कि आतंकवादियों को मार दिया जाए और पूरी गाजा पट्टी में वैसा कोई इलाका ना बच जाए जहां से आतंकवादी इजराइल को निशाना बना सके। तो ये एक ऑपरेशन वाइप आउट है जहां तक गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों का रहना है। दूसरी बात, आवाम से लगातार कहा जा रहा है कि वो दक्षिण के इलाके में यानी वाडी गाजा नदी के दक्षिण में चले जाएं ताकि उनकी जानमाल को नुकसान ना हो। और अर्पिता, इजराइल की सेना बार बार ये कह रही है कि हमास के आतंकवादी जब आए थे उन्होंने इनोसेंट बेगुनाह नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, 1400 को, और इजराइल की सेना
बेगुनाह नागरिकों को बोल रही है फिलिस्तीन के, आप चले जाइए ताकि हम हमास के खिलाफ अपने ऑपरेशन शुरू कर सके। ठीक, सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मैं आपसे ही समझना चाहती हूं ये जो स्थिति है ये क्या बनती हुई आपको दिख रही है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो 2014 में 50 दिनों तक संघर्ष चला, उसमें भी इजराइल के बीच में जो ये हुआ 2251 फिलिस्तीनी लोग मारे गए। फिर 2021 में 11 दिनों तक ये जंग चला जिसमें 256 फिलिस्तीनी और 13 इजरायली नागरिक मारे गए। इस बार फिर से कितने दिन आप देखते हैं ये युद्ध छिड़ सकता है और आगे की स्थिति क्या बनती दिख रही है? आगे की स्थिति बिल्कुल साफ है। अब आपको ये देखना है कि इजराइल इसको किस तरीके से अंजाम देता है। सबसे पहले ये समझिए कि वो होस्टेज को छुटाना चाहते हैं, होस्टेज की रेस्क्यू करना चाहते हैं मिनिमम पैलेस्टीनियन कैजुअलिटी से। वो ये नहीं चाहते, वो इतने बेरहम नहीं है इजराइल वाले जितने कि हमास हैं। उन्होंने 1000 से ऊपर निहत्थे इजरायलीज को किसी बिना वजह के मार दिया, उनके 150-200 बंधक बना के रखे, उनको बच्चों के सिर काट दिए, उनकी औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया। ये सब इजरायली आर्मी नहीं करती है। इजरायली आर्मी चाहती है कि हमास के संग हमारा झगड़ा है, हमास को हम खत्म करें। हमास ने हमारे लोगों को मारा है, हमारी औरतों को बेइज्जत किया है, हमारे बच्चों के सिर काटे हैं, तो उनको हमास को खत्म करना है। वो अभी तक पूरी कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि आपको हम एक वार्निंग देते हैं कि जितने पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं वहां से चले जाएं, क्योंकि वो आपको वहां रखकर आपके जरिए आपको ह्यूमन शील्ड बनाना चाहते हैं जिससे कि इजरायली आर्मी अंदर ना घुस सके। तो अब इजरायली आर्मी के पास और कोई चारा नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन कि वो अंदर जाए टैंक फोर्स के संग, ग्राउंड फोर्सेस के संग। अंदर जाके ही वो हमास को मार सकते हैं। हवाई अटैक से हमास नहीं मर सकता, मिसाइल से बिल्डिंगें जरूर गिरेंगी लेकिन हमास नहीं मर सकता। हमास को मारने के लिए, जैसा गौरव सावंत भी कह रहे थे, मल्टी डायरेक्शनल अटैक होंगे बाय टैंक फोर्सेस, जो कि टैंक्स और एपीसी इन्फेंट्री को ऑब्जेक्टिव के क्लोज तक ले जाएंगे, बिल्ट अप एरिया के क्लोज तक ले जाएंगे। वहां पे इन्फेंट्री डिसमाउंट करेगी, स्पेशल फोर्सेस डिसमाउंट करेगी, और जो बिल्डिंगें रह जाएंगी पहले तो वहां टारगेट को सॉफ्टन किया जाएगा बिफोर द इन्फेंट्री डिसएम्बार्क्स। उससे पहले जितनी बिल्डिंगें हैं उनको गिरा दिया जाएगा, जितने टनल्स हैं उनको बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब्स के साथ, जिस तरह गौरव कह रहे थे। जब ये सब वहां काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके बाद इन्फेंट्री पैर पे अपने व्हाट वी से द फुट सोल्जर्स वो अंदर जाएंगे और रूम टू रूम सर्च करेंगे। उसमें भी हो सकता है कि कुछ हमास के लोग हों या कुछ पहले ही मर चुके हों इससे। तो बात समझने की ये है कि इजराइल इस समय सिर्फ हमास को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोलैटरल डैमेज बिल्डिंग को तो होगा, लेकिन हमास को मारना है, पैलेस्टीनियंस को नहीं मारना है। पैलेस्टीनियंस को बचाना चाहते हैं और ये पैलेस्टीनियंस को वहां से जाने नहीं दे रहे, इस मारे नहीं जाने दे रहे कि वहां पर वर्ल्ड में बताएंगे कि इन्होंने जेनोसाइड कर दिया, सिविलियंस को मार दिया। उससे पहले समझना चाहिए कि इन्होंने कितने सिविलियंस को मार दिया। तो इस समय स्थिति बिल्कुल क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर वहां पे फ्रंट लाइन में होकर आए इजराइल के, उन्होंने यही हिदायत दी होगी कि आपको हमास को खत्म करना है और कोशिश ये करनी है कि पैलेस्टाइन के लड़के, पैलेस्टाइन के बच्चे, पैलेस्टाइन की औरतों पर कम से कम नुकसान हो। अगर नहीं कर सकते तो आपका टास्क आपको पूरा करना है, चाहे आज रात लगे, कल सुबह लगे, चाहे जो भी टाइम लगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, मैं एक रिएक्शन आपसे भी चाहती हूं, क्योंकि देखिए एक सोच है हमास, और जिस तरीके से अभी समाप्ति की तरफ इजराइल ने कहा है कि उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे, जिस तरीके की बर्बादी देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे, महिलाएं, लोग, आम लोग जिन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, उत्तरी ईसाई जिसके हम गाजा की बात कर रहे हैं, करीब 11 लाख लोग यहीं पर रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके आपको लगता है अगर ये सब हो जाए, पूरी तरीके से इजराइल अपना बदला ले, फिर कभी युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी, सब ठीक हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये समझना है कि जो 7 अक्टूबर की घटनाएं थी उनका रूप क्या था। इट वॉज जस्ट नॉट एन ऑर्डिनरी अटैक। होलोकॉस्ट के बाद जूस पर यह सबसे भयानक नरसंहार है। इट इज अ सिविलियन मैसेकर, वर्स्ट इन 75 ईयर्स। तो जरूरी है कि अभी इजराइल इसका जवाब दे, और जो ये जवाबी चढ़ाई है, जैसे अभी बताया जनरल शंकर प्रसाद साहब ने, गाजा स्ट्रिप में, उसकी कुछ खास चुनौतियां हैं, और नेतन्याहू साहब के सामने जो चुनौतियां हैं वो आसान नहीं है।
अब दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। देखिए, आप गाजी पट्टी की अगर आप रूपरेखा देखें तो हम सबको पता है कि उनकी जो सिविलियन आबादी है, जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं, उसको हमास एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करती है। हॉस्पिटल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है, जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं उनके बेसमेंट्स में उनके गन्स, मोटर्स, एम्यूनिशन है। तो बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि क्योंकि इतना भयानक नरसंहार हुआ है, जो इजराइल के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो स्पष्ट। वो क्या हैं? हमास का खात्मा, मतलब उसके लीडरशिप को ध्वस्त करना, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एम्यूनिशन, ये सब गन्स वगैरह, इन सब का खात्मा करना। हमास का जो खात्मा है वो तो पक्का है। अब इजरायली सेना की कुशलता इसमें होगी कि कैसे इन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में इनको ट्रांसलेट किया जाए। वो आसान नहीं होगा। अगर आप देखें कि कल से 7,500 कुछ मिसाइल्स दागी गई हैं, 5,000 टन से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स फेंका गया है, उसके बावजूद जैसे कि शंकर प्रसाद साहब ने कहा, जमीनी हमले के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और इसीलिए और इजराइल सेना पे एक और दबाव है कि उनका जो जवाबी हमला हो वो जो रूल्स ऑफ वॉर हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं युद्ध के, उनके दायरे के अंदर हो। इसीलिए उन्होंने ये वार्निंग दी है। और हमास जानबूझकर सिविलियंस को जाने नहीं दे रहा है। तो जवाबी हमला तो होगा और हताहतों की संख्या बढ़ेगी अगर हमास ने सिविलियंस को जाने नहीं दिया। दुख की बात यह है कि मैंने सुना है इजिप्ट ने भी इजाजत नहीं दी है, जो रफाल क्रॉसिंग है उसमें से सिविलियंस को इजिप्ट की तरफ जाने के लिए। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन सर, हमला जरूर होगा। सवाल में जाना, एक सवाल है मेरे मन में कि फिर ऐसे में इजराइल के पास, क्योंकि इजराइल अलग तरीके से युद्ध चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि हमास का खात्मा हो, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा आम लोग बच पाए उनके लिए, देखिए पहले से बता दे रहा है वो कहां पर अटैक करने वाला है। अगर इसके बावजूद जब आप अल्टीमेटम देते हैं, लोग वहां से नहीं निकल रहे हैं, या कह लीजिए हमास के लोग उनको जाने नहीं दे रहे हैं, या अलग अलग जगहों पर ना जाने दिया जा रहा हो, उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो इजराइल की अपनी स्ट्रैटेजी आपको क्या दिखती है? लोगों के होने के बावजूद इस तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी या एक बार फिर से चेतावनी होगी? वो चेतावनी देंगे, बट चेतावनी से कुछ नहीं होगा। तो जैसे ये युद्ध शुरू होगा, इस पे निर्भर होगा कि अभी देखिए ये हाउस टू हाउस फाइटिंग होगी, डोर टू डोर फाइटिंग होगी, उसमें सिविलियंस बेचारे खुद भगेंगे। अभी बात ये है कि भाई हमास को, अगर हमास ये सिविलियंस को रोक रहा है तो जो बाकी अरबी नेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ना चाहिए हमास पे कि साहब आपको जो असैनिक नागरिक हैं उनको आप कैसे बंधक बना के रोक सकते। तो ये हमास ने पहले नरसंहार किया, और अगर वो सिविलियंस का इस्तेमाल इस तरह से करेगा तो वो मतलब एक और जो नरसंहार हुआ था 7 अक्टूबर में, उसमें एक वृद्धि होगी। तो मेरे समझ में समझबूझ हमास के लिए भी इसमें नहीं है कि वो सिविलियंस का इस प्रकार से इस्तेमाल करें, क्योंकि जवाबी चढ़ाई तो जरूर होगी और वो शहरों में, मकानों में इजरायली फौज को भी बड़ी कैजुअलिटीज उठानी पड़ेगी। बट ये जो सिविलियंस का ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं हमास, ये एक अपने आप में एक अनोखी चुनौती है। और जो इजराइल की सेना है उसको बड़ी कुशलता दिखानी पड़ेगी कैसे उसके साथ वो निपटे। आसान नहीं। ठीक, शहजाद पूनावाला, एक रिएक्शन मैं आपसे भी ले लूं, सईद असीम वकार, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास भी। देखिए, केंद्र सरकार के सामने ऐसे वक्त में कई चुनौतियां हैं। अरब वर्ल्ड लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में है। क्या आपको लगता है कि भारत के जो समीकरण है वो इससे बदल सकते हैं? सबसे पहले अर्पिता जी, आपके चैनल के माध्यम से आज आस्था और शक्ति के महापर्व शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के अवसर पर सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं प्रकट करना चाहता हूं। और देखिए, आज सवाल पैलेस्टाइन और इजराइल का नहीं है। आज सवाल पैलेस्टाइन के स्वशासन का नहीं है। आज सवाल इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो कई वर्षों से ऑक्यूपेशन को लेकर या उनके परस्पर जो सह अस्तित्व को लेकर सवाल नहीं है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि 7 अक्टूबर को एक आतंकी हमला किया गया, हमास के द्वारा वो हमला किया गया।
1000 से ज्यादा लोग उसमें निहत्थे इजराइल के लोगों को मारा गया, बच्चों को भी बंधक बनाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बुजुर्गों को भी बख्शा नहीं गया। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी देश को कार्रवाई करनी है तो क्या उसको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है? इसका सवाल का जवाब है हाँ, और केवल इजराइल नहीं, हर देश को है। हम तो ये भी समझते हैं कि जहां तक इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर सवाल है, हम तो हमेशा पक्षधर रहे हैं कि पैलेस्टाइन के सवाल पर जो परस्पर सह अस्तित्व का जो सवाल है उसमें एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, परंतु आज वो विषय है ही नहीं। विषय केवल इतना है कि हमास के आतंकियों को आज कुछ लोग फिलिस्तीन के नाम पर जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, दरअसल वो फिलिस्तीन के खिलाफ सबसे ज्यादा एक मैं समझता हूं अन्याय का काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा फिलिस्तीन हमास नहीं है। हमास पर कार्रवाई फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जो लोग इसके पक्ष में खड़े हैं कि आज हमास पर कार्रवाई ना हो, सवाल तो उनसे बनता है कि वो आज इस प्रकार से स्टैंड क्यों ले रहे हैं। जैसे कि AIMPLB जिसके सदस्य है ओवैसी साहब, वो कहता है कि जो हमास ने किया वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। क्या ये आतंकवाद को जायज ठहराने का काम नहीं हुआ? कुछ यहां पर भी दल है जो कहते हैं अपने CWC के रेजोल्यूशन में एक शब्द नहीं खंडन करते हैं वो हमास का। क्या आप हमास के साथ खड़े हैं? मैं राजस्थान में बैठा हूं, राजस्थान के कांग्रेस के एक नेता ने सलामी दे दी और कहा क्या जज्बा है हमास के आतंकियों का। तो मुझे लगता है कि जो आज आतंकवाद के साथ खड़े हैं, सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वो आज केवल और केवल धर्म के नाम पर या वोट बैंक के नाम पर आतंकवाद के साथ खड़े हो गए हैं और फिलिस्तीन बहाना है वैसे आतंकवाद को बचाना है, क्योंकि हमेशा उनका ये स्टैंड रहा है। याकूब के विषय में भी इस प्रकार से उन्होंने स्टैंड लिया, अफजल गुरु के भी विषय में इस प्रकार से स्टैंड लिया। 26/11 होता है, इस्लामिस्ट जिहाद को संरक्षण देते थे। कश्मीर में जिहाद होता है, उसको भी धर्म के आड़ में या वोट बैंक के आड़ में जो है एक संरक्षण दे देते हैं। तो आज सवाल सिर्फ इतना है। जहां तक सवाल आपने मुझे पूछा रिश्तों का, देखिए जो पूरी बाकी की मुस्लिम वर्ल्ड है उनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं ये केवल 2-3 बातें रखना चाहता हूं। अभी एक विशेषज्ञ ने बताया फिलिस्तीन के गाजा के 3 साइड पर तो इजराइल है, परंतु एक साइड पर तो राफा क्रॉसिंग और इजिप्ट है। अगर उनको लगता है कि इतना ही अमानवीय वहां पर घटनाक्रम चल रहा है तो राफा क्रॉसिंग तो खोला नहीं जा रहा वहां पर फिलिस्तीनियों के लिए। दूसरी बात, जैसे उन्होंने बताया इजराइल ने पूरी वार्निंग दी है, परंतु हमास जो कि खुद एक चुनी हुई अथॉरिटी है उसको भी तो मानव अधिकारों का पालन करना चाहिए। क्या नागरिक इलाकों में इस प्रकार से घुसपैठ करके आतंकी तंत्र को जमाना, वहां पर बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाना, क्या यह मानव अधिकार के सम्मत है क्या? और तीसरी और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि 7 अक्टूबर से पहले ये जो आज हम देख रहे हैं ना हमास PR मंडली जो आकर सड़कों पर आ चुकी है, इनसे पूछिए, आसिम वक्कार से पूछिए, अगर ये फिलिस्तीन के साथ ही खड़े थे तो 7 अक्टूबर से पहले एक फ्राइडे की जुम्मे की नमाज बता दो जहां पर ये और इनकी मंडली प्रदर्शन कर रहे थे फिलिस्तीनियों के लिए, एक भी नहीं मिलेगी। परंतु जब आतंकी हमला होता है उसके बाद इस्माइल हानिया जो कि हमास के लीडर है उसकी पोस्टर लेकर ये सड़कों पर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये आतंकवाद के संरक्षण में आए हैं, ना कि फिलिस्तीन के समर्थक सिर्फ विदेशों में नहीं, अपने भारत में भी हैं। ओवैसी जिनका जिक्र शहजाद कर रहे हैं खुले तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में है। ओवैसी ने यहां तक कि नेतन्याहू को भी अपशब्द कहे। असम के CM ने ओवैसी और फिलिस्तीन समर्थकों पर पलटवार किया, वो जरा सुनिए, फिर आ रही हूं वकार साहब। ये दुनिया जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ये दुनिया जो बड़े फंडामेंटल राइट्स की बात करती, हुकूक की बात करती है, आज ये बड़े बड़े ममालिक आज खामोश बैठे हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं कि जिस सरजमीन के पास कुछ नहीं है, आज आपने वहां पर 6 दिन में 6000 बम बरसाए, 1537 लोगों की जानें चली गई, 500 मासूम बच्चे, 275 खवातीन की मौत और 6612 लोग जख्मी है। पीने का पानी नहीं है 20 लाख 21 लाख लोगों के पास। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा देश का यह नीतियां है कि हम विश्व भर में जहां भी टेरर होगा, टेररिज्म होगा, उनका खिलाफ हम लोग आवाज उठाऊंगा। भारत खुद एक टेररिज्म का विक्टिम देश है, तो इसीलिए हमारा हर भारतीय का यह कर्तव्य होता है हमास को कंडेम करना,
और हमास का खिलाफ आवाज उठाना। जो लोग भी हमास का फेवर में आवाज उठाता है या हमास का पक्ष में बोलता है, वो लोग हमारा देश का शुभचिंतक नहीं है। वकार साहब, सीधे तौर पर यहां पर कहा जा रहा है कि आप हितैषी ही नहीं हैं अपने देश के, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये तो साफ दिख गया ओवैसी के बयान से कि वो किसके सपोर्ट में है। हमास का समर्थन करते हैं क्या आप खुले मन से? मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी और बीजेपी प्रवक्ता को तो खैर वो तो बीजेपी के प्रवक्ता है, मैंने सुना और मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जब बिल्किस बानो का बलात्कार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला और इनकी पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है। जब गुजरात का नरसंहार होता है तो शहजाद पूनावाला और इनके वालिदैन और इनके खानदानी और इनकी पार्टी बाबू बजरंगी के समर्थन में खड़ी हो जाती है। लेकिन जब इजराइल का मामला आता है तो इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं किसी भी तरह से किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इजरायली बच्चे मारे गए, इजरायली औरतें लड़कियां मारी गई तो गलत है, लेकिन क्या इतने दिन में फिलिस्तीनी बच्चे आप लोग को नहीं दिखा रहे हैं? टीवी पे आपने तो चलाया नहीं, आज तक चलाते ही नहीं आप लोग। कितने बच्चे मर गए 6-7 दिन में? मैं पूछ रहा हूं। अमेरिका के यूएसए में, शिकागो में, डबलिन में, न जाने कहां कहां मैं उन मुल्कों के नाम ले रहा हूं जो इजराइल के साथ हैं। मैंने अभी उन मुल्कों के नाम नहीं लिए जो फिलिस्तीन के साथ हैं। जो इजराइल के साथ मुल्क हैं, उन मुल्कों में न जाने कितने बड़े बड़े हुजूम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। यूएसए में ज्यूज, यहूदी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए और उन्होंने अमेरिका पे आरोप लगाया कि हमारे नाम पर एक ओपन एयर जेल में मासूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया जा रहा है। आप लोग क्यों नहीं दिखाते हैं सब खबरें? आप तो मीडिया हैं, आप जो जैसा घट रहा वैसा दिखाइए, लोगों को फैसला करने दीजिए कि इधर खड़े इधर खड़े। मैं खाली इतना सा पूछ रहा हूं कि हमारे जो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, उनसे खाली इतना पूछिए कि जिनको ठीक से हिंदी बोलना नहीं आती है, उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ खड़े हो या बिल्किस बानो के साथ खड़े हो। ठीक, एक सवाल मेरा पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब वकार साहब मुझे ये बता दीजिए, फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है, हमास ने जो किया क्या वो ठीक मैडम, किया? क्या लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा पर इस तरह आप बर्बरता करेंगे तो क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? अगर भगवान न करे हमारे देश में ऐसी कोई घटना हो तो आप क्या पड़ोसी देश की बात करने लग जाएंगे कि उनके बारे में सोचिए, उनके घर में कितना नुकसान हो रहा है, वो आ रहे हैं कितनी बर्बरता कर रहे हैं? मैडम आपने अर्पिता आर्या मोहतरमा, आपने जो बाकी जो 3 लोग थे जो एंटी मुस्लिम बयान जारी कर रहे थे, इनको आपने एक बार सवाल एंटी मुस्लिम कैसे लगा आपको? 6-7 मिनट का एंटी मुस्लिम कैसे लगा? मेरे बीच में आप ये जो आप नहीं सर, ये प्रो नहीं, ये एंटी मुस्लिम क्या था? मुझे किसी बात में एंटी मुस्लिम नहीं लगा। आपको ये एंटी मुस्लिम क्यों लगा? हर चीज इसी चश्मे से देखते हैं कि ये देखिए एंटी मुस्लिम है। आप बोल क्यों रही हैं इतना बार? नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, तो मैं जैसे आप इनको मौका, मैं आपसे कहता हूँ पक्ष आने दीजिए, जैसे आपने इनका नहीं दिया वैसे मेरा नहीं दीजिए। सुना, बीच में मेरे बहुत सवाल थे, मैंने नहीं टोका, क्योंकि मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने पूछा आप हमास के साथ है, अगर वो आकर ऐसे बर्बरता कर रहा है तो क्या उसका जवाब देना ठीक नहीं है? नहीं देना चाहिए? जवाब दे रहा हूं मैडम, जवाब दे रहा हूं, नहीं जवाब दे रहा हूं। अरे सुनिए तो जवाब। भारत की सरकार कह रही है कि भारत हमेशा से आजाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है और हम चाहते हैं, भारत कह रहा है कि हम चाहते हैं कि एक आजाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीन की सरहदें जो मान्यता प्राप्त हो और सुरक्षित हो, उनको वजूद में आना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं जो भारत सरकार कह रही है। तो हमसे तो आप पूछ रही हैं हमास का समर्थन, ये बात भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से क्यों नहीं पूछ रही हैं आप? सर आप क्या फिलिस्तीन को आजाद
फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, बदले में आप 4 सवाल पूछ ले रहे हैं। आप जलेबी बन गई जवाब अपने भी आप। तो दीजिए। मैंने हमास को लेकर सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने घुमा दिया, आपने जलेबी बना दी। देखिए हमारे साथ 2 सहयोगी भी हैं, गौरव सावंत भी हमारे साथ हैं और अशरफ भी साउथ लेबनान से हमारे साथ हैं। शहजाद इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। मैं क्या करूं उसके लिए? ठीक, शंकर प्रसाद जी आ रहे हो सर। देखिए, हो सकता है कि मेरी उर्दू, मेरी हिंदी भाषा थोड़ी कमजोर हो, पर मेरी नीयत कमजोर नहीं है। ये वही असीम वकार और पार्टी है। गुजरात के विषय में इनसे पूछिए, क्रिया और प्रतिक्रिया की थियोरी को तो ये नकारते हैं, परंतु हमास के एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए जब AIMPLB जिसके सदस्य ओवैसी है वो कहते हैं स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और टीवी पर आकर असीम वकार कहते हैं नहीं हम तो किसी भी बच्चे के मारे जाने का खंडन करते, तो बताइए कि आज 8 दिन हो चुके हैं, एक फतवा आप लोगों ने जारी किया हो ये कहते हुए कि जो हमास ने किया है ये इस्लाम की दृष्टि से भी और मानवता की दृष्टि से खंडनीय है। आपने बिना कोई इफ एंड बट, बिना कोई बिल्किस बानो पे बोलो भाई, बिल्किस बानो पे बोलो, बाबू बजरंगी की बोलो, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए आसिम वकार, आसिम वकार बीच में मत बोलिए। हम तो हर विषय में, अरे भाई बोल, अर्पिता जी मुझे लगता है डिबेट को थोड़ा सा मॉडरेट कीजिए। यदि चीख चिल्लाना है तो फिर बीच में मैं भी चीख चिल्लाता। अर्पिता जी, अर्पिता जी, अर्पिता जी कृपया अपनी बात बोलने का सर ये फिर ऐसे ना, नहीं सर ऐसे मत कीजिए। वकार साहब रुक जाइए, अपनी चीज पे आप जवाब नहीं दे रहे हैं और दूसरे को आप जवाब देने नहीं दे रहे हैं। हाँ रुक जाइए वकार साहब। देखिए अब आ रही हूँ, अब देखिए आ रही हूँ। जो केस इन्होंने बताया, अर्पिता जी मैं अपनी बात मैंने को थोड़े पूछा बिल्किस बानो के साथ हो या बलात्कार? वकार साहब अगर आप सवाल पर उत्तर ही देना चाहते हो, उत्तर चाहते हैं तो पहले एक गट्स रखिए, खुद भी जवाब देने का। हमास का क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? एक भी दिन तकलीफ ओवैसी को क्यों नहीं हुई वो वीडियो देखने के बाद जो हमास ने इजराइल में घुसकर किया? किसने की इसकी शुरुआत उस समय? शहजाद एक सेकेंड, इनसे जवाब अर्पिता जी कृपया मुझे अपना जवाब देने का मौका दीजिए। बिल्किस बानो के बलात्कार, अर्पिता जी कृपया करके आप जवाब। ठीक है सर, इसका जवाब आप मुश्किल है, अर्पिता ये तरीका ठीक नहीं। गौरव सावंत हमारे साथ हैं और अशरफ वानी भी हमारे साथ है। गौरव, इस वक्त स्थिति क्या है? इस समय स्थिति यह है कि इजराइल की सेना का एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है कि हमास के आतंकवादियों को वो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और फिलिस्तीन की आवाम को वो कह रहे हैं कि आप सुरक्षित वहां से निकल जाइए। ये जो जंग है ये फिलिस्तीन की आवाम के साथ नहीं है, ये प्रश्न इजराइल और फिलिस्तीन का नहीं है, ये प्रश्न है इजराइल पर हमास के आतंकवाद का, और उस आतंकवाद के जवाब में बिन्यामिन नेतन्याहू सरकार और यहाँ की सेना का एक निर्णय कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बहुत कठिन होगा, बहुत और जाने जाएंगी, इसमें दो राय नहीं, लेकिन एक लक्ष्य है। अब उसको अगर उसकी सिद्धि करनी है उसको, तो उसके लिए इजराइल की सेना अगले 24 से 48 घंटे में ऐसा अंदर घुसेगी, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और अगले 24 से 48 घंटों के बाद वो कोशिश यही करेगी कि हमास एक क्रेडिबल टेरर थ्रेट या मिलिट्री थ्रेट इजराइल के लिए आज के बाद या अब के बाद नहीं हो। ये उनका एक लक्ष्य है। ठीक है, लेबनान को लेकर क्या दिख रहा है वहां पर अशरफ? अर्पिता, ये जंग का दायरा बढ़ गया है और अब ये कहीं न कहीं लेबनान की सीमा पर पहुंच गया है। ईरान ने खुले तौर पर धमकी दी है इजराइल को कि यदि वो गाजा में घुसता है तो उसको उसका खतरनाक अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। तो उसका रिएक्शन हम पिछले कुछ घंटों से देख रहे हैं, जहां पर हिजबुल्लाह जो कि अब इस लड़ाई में शामिल हुआ है हमास के साथ, उन्होंने कई इस्राएली सैन्य ठिकानों को जो साउदर्न दक्षिणी लेबनान है वहां से उत्तरी इस्राइल में निशाना बनाया है, जिसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हुई है इजराइल की, और इजराइल ने इसको भी माना है। और दूसरी तरफ अगर गाजा में घुसती है इस्राएली सेना तो जाहिर है कि ये लड़ाई फिर और ज्यादा जो है गंभीर हो जाएगी, न सिर्फ ये गाजा और इस्राइल के बीच में रहेगी बल्कि साउथ लेबनान और सीरिया का जो है वो फ्रंट खुल जाएगा। दूसरी तरफ हजारों की तादाद में जो है वॉलंटियर अलग अलग देशों से जो है कुछ ईरान पहुंच रहे हैं, कुछ लेबनान पहुंच रहे हैं, जो इस लड़ाई में फलस्तीनियों का साथ देना चाहते हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति बनी है तो इस्राइल के लिए बहुत सारी मुश्किलें इस युद्ध में अब खड़ी हो सकती हैं। ठीक है अशरफ, रही जरा आप साथ देखिए, हमास को मिटाने की कसम खाए इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं और इस बीच लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के हमले का भी इजरायली सेना जवाब दे रही है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारतीय सेना के कई जवान शांति स्थापित करने में लगे हुए हैं। अशरफ, इसको लेकर जानकारी दीजिए।
बिल्कुल, मैं कल दिन भर यहाँ इस सीमा पर था। ये दक्षिणी सीमा है और जहाँ पर गोलीबारी इस वक्त चल रही है हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच में, यहाँ पर ये यूएन जो पीस कीपिंग फोर्स है, इसमें भारतीय जवान तैनात हैं, भारत की अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के हैं, भारतीय सेना के हैं, और इनका काम है कि तनाव को रोकना। लेकिन जो परिस्थिति इस वक्त बन रही है, अब इसके हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनको यूएन की कमांड माननी है कि कौन सीज फायर वायलेशन करता है, किस देश की तरफ हमला हो रहा है। फिलहाल हिजबुल्लाह ने इसकी शुरुआत की थी पिछले 4 दिन से, और इसराइल उसका जवाब दे रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है इन यूएन पीस कीपर्स जो कि भारतीय मूल के हैं, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हैं, उनके लिए अब यहाँ पर सिर्फ निगरानी ही रखना है या कोशिश करना है कि किस तरह से तनाव टले। लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ में किसी मुल्क या किसी देश का पक्ष लेना नहीं है। इनका काम सिर्फ है कि अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होती है वहां पर मदद। ठीक है, वॉर जोन में देखिए आज तक की टीम है, वहां से सीधे लाइव ये कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। आप दोनों भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और जल्दी से छोटा रिएक्शन मैं ले लेती हूँ। जनरल प्रसाद, पहले आप कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, मैं बोलना तो चाहता नहीं था, लेकिन क्योंकि इन्होंने हमारा नाम लिया है, इसलिए जवाब देना जरूरी है। इन्होंने रिलीजन की बात की, हमने रिलीजन का एक दफा भी इस्तेमाल नहीं किया। इनको ये बताना पड़ेगा कि टेररिज्म क्या होता है। टेररिज्म होता है जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर हमला किया है, उनको बेहत्तों को विदाउट आर्म्स वालों को बेरहमी से मारा है, और मारने के बाद लाशों की फोटोज दिखाई हैं, मारने के बाद औरतों के संग जो व्यवहार किया है उसकी फोटो खींच के वर्ल्ड को दिखा रहे हैं, बच्चों को मार के उसकी फोटोज दिखा रहे हैं। यानी कि दीज आर टिपिकल टेररिस्ट बारबेरिक एक्शन। ये टेररिस्ट एक्शन है, ये बारबेरिक टेररिस्ट एक्शन है। दिस इज नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन। मिलिट्री ऑपरेशन जहां भी होता है वहां सिविलियंस कैजुअलिटी अवश्य होती है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट गिव इट अ रिलीजियस कलर। इट इज अ टेररिज्म वर्सेस नॉन टेररिज्म। टेररिज्म को सपोर्ट जो करेगा उसके बरखिलाफ हरकत होगी। रिलीजन को इसमें मत लाइए, पुरानी बातों की मत कीजिए, आज की बात कीजिए। जनरल शुक्ला, मेरी बात को बीच में मेरी बात को टोका गया था, इसलिए मुझे अपनी बात पूरी करने दिया जाए। देखिए, अगर असीम वकार का यही स्टैंड है कि यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमास करता है, तो मुझे बता दीजिए कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया के नाम पर क्या जो बाकी के घटनाक्रम हुए हैं देश में उसको भी वो स्वीकारते हैं क्या, कि यहाँ पर केवल आतंकवाद को बचाने के लिए स्टैंड है? दूसरी बात, हम तो कानून का पालन करते हैं। ये वही ओवैसी साहब है, जब याकूब को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी तो उनकी भी पैरवी करते हुए आए कि ये मुसलमान है इसलिए फांसी की सजा दी जा रही है। और आखिरी बात, 7 अक्टूबर से पहले 4-5 दिन पहले उससे पहले की जुम्मा पे बता दीजिए एक बार भी आसिम वकार ने फिलिस्तीन का तो बोल नहीं रहे हो मेरे भाई। आज हमास के बाद ही, हमास के आतंकी हमले के बाद ही जिस प्रकार से समर्थन में उठाया, तो इसका मतलब यह है कि ये फिलिस्तीन का नहीं, ये आतंकवाद के पैरवी करने के लिए, आतंकवाद की पैरवी करने आए।